कोयले को भगा देगा, तो ये भी हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के ऊपर फिर से कोल इंडिया पे हम चर्चा करेंगे। सर, ब्रोकरेज फर्म जेफरीज जो है एक कोल इंडिया पे एक अपनी पॉजिटिव संकेत डालकर चले गए, और वो ऐसा संकेत है जो कोल इंडिया को वो बाय की रेटिंग दे रहे हैं। शेयर खरीदते प्रॉफिट देने वाली चीजें सबके साथ हो जाएंगी, खरीदते लॉस में रखने वाली चीजें किसके साथ हैं। इंपॉर्टेंट वो चीज है कि कहां आप अपने को मजबूत कर रहे हो। मैं खरीद बेच कर देते हैं, फिर मन करता है यार पहले वाले ही शेयर अच्छे थे। तो ध्यान रखना कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को लाल देखकर बड़ा अफसोस, गिरना भी लाजमी है ताकि हम जैसे लोग फिर से इसके ऊपर चढ़ सकें। ध्यान रखने वाली, जब शेयर गिरेगा नहीं तो दूसरे व्यक्ति का मन कैसे बनेगा। बात करते हैं तो उसके एक एक चीज़ों को हमें पॉइंट को पकड़ना पड़ता है। वैसा ही है शेयर मार्केट, यानी किसी को टारगेट बता क्यों रहा है भाई, किस वजह से टारगेट चले रहे हैं उसके अंदर, टेंशन में आ जाते हैं और कभी हम सोचते हैं भाई इसको हम बुक कर लें, और होता भी ऐसी है। कुछ लोग उन चीज़ों को बुक कर लेते हैं लॉस को, उसके बाद वो शेयर फिर बुलंदियों तक जाते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर कोल इंडिया की, बात करेंगे GMR एयरपोर्ट की, और बात करेंगे यस बैंक की, और देखेंगे कि आज की एनालाइज हमारी कोल इंडिया, GMR एयरपोर्ट और यस बैंक में कैसी रहती है, उसके बारे में आज हम एक एनालाइज करेंगे। और सारी की सारी एनालाइज जो हमारी होती है काम के ऊपर होती है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले भी कंपनी की काम की स्थितियों को देखकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो उसके ऊपर आज हम एक चर्चा करेंगे। और इन चर्चाओं से पहले आप सभी को मैं एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से कभी कभी हमारे पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे शेयरों में भी लॉस हो जाता है, फिर हम उन शेयरों को देख कर सर बड़े ही टेंशन में आ जाते हैं, और कभी हम सोचते हैं भाई इसको हम बुक कर लें, और होता भी ऐसी है। कुछ लोग उन चीज़ों को बुक कर लेते हैं लॉस को, उसके बाद वो शेयर फिर बुलंदियों तक जाते हैं, फिर वहाँ पर हम अपसेट हो जाते हैं। सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अपने पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर अगर आपको लॉस की तरफ दिख रहे हैं तो फिर हमारी एनालाइज बिल्कुल शेयर मार्केट में गलत है। हर बार बता रहा हूँ कि शेयर खरीदते प्रॉफिट देने वाली चीज़ें सबके साथ हो जाएंगी, खरीदते लॉस में रखने वाली चीज़ें किसके साथ हैं। इंपॉर्टेंट वो चीज़ है कि कहाँ आप अपने को मजबूत कर रहे हो। प्रॉफिट में तो मजबूत होना तो वो तो एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमने दुख को नहीं झेला, और दुख में जो झेल कर मजबूत होता है, कहते हैं लोग जब दुख ही हमें मजबूत करता है, तो ये वो एक बिल्कुल सत्य चीज़ है इसके अंदर। और फिर हम उल्टे सीधे अपने पोर्टफोलियो में खरीद बेच कर देते हैं, फिर मन करता है यार पहले वाले ही शेयर अच्छे थे। तो ध्यान रखना कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को लाल देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है और वो अच्छे शेयरों में हो रहा है, मैं लाजमी कह रहा हूँ हमें काम करना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूँ, एक तो वो होता है ना सर, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, और उन पैसों की ज़रूरत ना होने की वजह से फिर हम वो लॉस झेल लेंगे, पर हमें लगता है हमें पैसों की ज़रूरत है। हमने कहीं की बच्चों की फीस डाल दी, हमने कहीं बैंक की कोई किस्त थी उसमें डाल दिया, बैंक से लोन लेकर इसमें डाल। ये तो सर ये चीज़ें बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है, ये हमें उकसाती है फिर हमें लॉस बुक करने के लिए। तो सीधा सा एक असूल है अपना, हमारा जो काम का धंधा है उससे पैसे कमाना है, उसमें से बचाकर फिर जो कुछ बचे फिर लगाना है, ताकि हम छोड़ भी दें तो आने वाले दिनों में वो संतुष्टि की तरफ हमें कर देगा। तो अपने पोर्टफोलियो को बिगाड़ना बिल्कुल बंद कर दें। काफ़ी लोग छोटे शेयरों, मीडियम शेयरों या फिर आपके बड़े बड़े शेयरों, सब में कुछ ना कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा शेयर जो है मल्टी बैगर शेयर बन जाए। हम कितनी ही प्रतिक्रिया यस बैंक में देख लें, कोल इंडिया में देख लें, विकास लाइफ केयर, सुजलोन एनर्जी, इन सारे शेयरों में अगर हम अपनी प्रतिक्रिया मल्टी बैगर की देख रहे हैं तो फिर हमारे इरादे उस हिसाब के अनुसार होने चाहिए। मान लो आपके पास कोई शेयर 20 रुपये में है और उसे आप मल्टी बैगर, सर मल्टी बैगर का क्या डेफिनेशन है? मल्टी बैगर वो है कि जो आपका खरीदा हुआ शेयर कई गुना हो जाए, कई गुना, उसे मल्टी बैगर शेयर बोलते हैं। ये नहीं कि 1-2 गुना हो गया उसे मल्टी बैगर शेयर, नहीं सर, वो तो कभी भी नीचे आएगा। पर उस मल्टी बैगर शेयर को हमें मजबूती से पकड़ना चाहिए। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, सुजलोन ही अगर हम मल्टी बैगर शेयर समझ रहे हैं तो वो आज की स्थिति में नहीं होगा, वो आने वाली स्थितियों में होगा। मान लो आपका 20 रुपये का आपके पास शेयर है, अगर आप उसे मल्टी बैगर सोच रहे हैं तो सबसे पहले उसका टारगेट 100 रुपये डाल दो।
मन में डाल दो कि 100 रुपये तक तो मुझे इससे पहले देखना है, तब जाकर ये मल्टी बैगर बनेगा। क्योंकि वो 100 रुपये तक आकर आपको इतना तोड़ देगा, इतना मजबूत कर देगा तोड़ तोड़ के, फिर आप उसे मल्टी बैगर समझ लोगे। क्योंकि 100 रुपये आने पर उसे कई उतार चढ़ाव करने पड़ते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमने कोई भी शेयर ले लिया वो मल्टी बैगर हो गया। सर मल्टी बैगर की चीज़ें हमें पता ही नहीं है। मल्टी बैगर आप अपने मन में ठान लो कि मेरा कोई भी शेयर है, जब तक कि वो 2 गुना नहीं होगा वो फिर आगे की रफ्तार पकड़ेगा। सर किसी भी शेयर को मल्टी बैगर बनने से पहले एक चीज़ें समय लांघना पड़ता है, और वो समय होता है प्राइस का। 20 वाला शेयर पहले 40 में जाएगा तभी तो मल्टी बैगर बनेगा, फिर 100 में जाएगा तभी तो बनेगा, नहीं तो वो तो ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आई जा रही है। तो मल्टी बैगर रखने वाले शेयरों की चीज़ें हैं अलग। और मैंने आपको कहा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से अगर आप अपना अकाउंट दूसरा खोलना चाहते हैं जिसके अंदर आप अपने वो शेयर रख सकते हैं जो आपको मल्टी बैगर समझना है। सारे मल्टी बैगर शेयर नहीं होते, ये भी आपको समझना है। काम को देखो और काम को देखकर आगे बढ़ते जाओ, यही हमारा चैनल का माध्यम है। किसी भी शेयर को खरीदना बेचना और प्रॉफिट वाले शेयरों में प्रॉफिट बुक कराने वाली रणनीतियाँ सर मेरे से नहीं होती, क्योंकि प्रॉफिट आपका अपना होता है। हम किस शेयर में फंस जाते हैं उसकी रणनीतियाँ मैं बना सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ कि इन शेयरों में है क्या। और जो आपको प्रॉफिट के बारे में बताता हो, टारगेट के बारे में बताता हो, वो मुझे लगता है फिर वो आपको गुमराह कर रहा है। क्योंकि हमारी इच्छा अपनी चीज़ों के अनुसार होती है, हम कितने % अपना प्रॉफिट ले सकते हैं ये तो अपने आप ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए मल्टी बैगर शेयरों को अपने अनुसार चुनिए, क्योंकि एक टारगेट उसका लगाइए कि भाई अगर वो 40 में जाएगा तभी तो वो 100 को टच करेगा, या फिर 100 में जाएगा तभी वो 500 को टच करेगा। तो आपकी अमाउंट को, आपके प्राइस को क्रॉस करके ही वो आगे जाएगा। तो इसलिए जब वो शेयर रेड की तरफ होते हैं तो उनसे टेंशन लेने का नहीं। ये आज का वीडियो का माध्यम है, इनको आपको समझकर चलना पड़ेगा। GMR एयरपोर्ट मैंने आपको पहले भी कई रणनीतियों के साथ बनाया, और इस शेयर में उज्ज्वलता ही है, उस दिन से काफ़ी ऊपर ही है ये शेयर। क्या इस शेयर ये यहीं की रणनीतियों के अनुसार है, या ये जो बड़ा ग्रुप है इससे आगे भी जाएगा? मैंने आपको कई बार बताया कि ये कई एयरपोर्टों का संचालन करता है, जिसके अंदर ये अपनी बेहतरीन तरीक़ों से आगे बढ़ता जाता है। कई जगह ये अपनी एयरपोर्ट में हिस्सेदारी को ज़्यादा बनाता जा रहा है, और देखने को ये मिला है कि आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसके अंदर GMR एयरपोर्ट की 100% हिस्सेदारी है। तो यानी कि 100% की हिस्सेदारी इंडिया के अच्छे एयरपोर्ट में रखता है, और फिर उसके संचालन के लिए इनको फिर पैसों की आवश्यकता भी होती है। तो इस एयरपोर्ट के लिए, ये विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए ये 3200 करोड़, सर 3200 करोड़ रुपए का ये लोन लेने की चीज़ों के साथ एक न्यूज़ निकल कर आई है। और ये अपने विशाखापट्टनम एयरपोर्ट का विकास के लिए और अच्छी चीज़ों के लिए 3200 करोड़ रुपए, सर कम नहीं होते, उसके लिए लोन लेना चाह रहा है। यानी कंपनी की मंशा अपने काम को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की है, और ये जो परियोजना करीब 4700 करोड़ रुपए करीब की है। तो समझने वाली बात है, GMR एयरपोर्ट हमारी नज़रों में छोटा ग्रुप नहीं है। सर 3200 करोड़ रुपए का जो लोन ले रहा है और 100% तक की हिस्सेदारी इस एयरपोर्ट में इनकी है, तो ये तो समझने वाली बात है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक वे पकड़ना है, और वो ऐसा कि जिस कंपनी के अंदर हमारा पैसा लग रहा है उसकी रणनीतियाँ हमें पता लग जानी चाहिए। अब रणनीतियों से मुझे याद आया कि कोल इंडिया जब मैं कवर कर रहा था, कितने नीचे शेयर था सर, ये कितने नीचे शेयर था 236 रुपये से भी नीचे करीब का ये शेयर था जब मैंने इसके अंदर आपकी रणनीतियाँ बनाई। क्या आज ये इतनी तेज़ी 17 रुपये का उछाल कोल इंडिया ने आज की चीज़ों के साथ डाला, या हमने जब इसके अंदर जो रणनीतियाँ डाली उस वजह से फिर ये शेयर भागता रहा? मैंने आपको हर बार बताया कि जो कंपनी कोयले पे डिपेंड है, और भारत की सबसे बड़ी खनन कंपनी कौन सी है? कोल इंडिया है सर। और कोल इंडिया ने कहा था कि वो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने की हर सुविधा देख रही है, और कहीं ना कहीं वो अपने कोल इंडिया वाले नाम को ग्रीन एनर्जी पर बदलना चाह रही है। तो वहीं से मैंने आपके लिए रूपरेखा बनाई थी, किस किस को वो चीज़ें याद है। मैंने कहा ना, समझने वाली वीडियो मेरे चैनल पर सर मिलती है, और वही आपको एक दिशा दिखाती है। हाँ भाई, कुछ चीज़ें हैं, जब हम किसी की काबिलियत की बात करते हैं तो उसके एक एक चीज़ों को हमें पॉइंट को पकड़ना पड़ता है। वैसा ही है शेयर मार्केट, यानी किसी को टारगेट बता क्यों रहा है भाई, किस वजह से टारगेट चल रहे हैं उसके अंदर। तो काम को पकड़ने वाली चीज़ों के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो सर, NLC इंडिया भी मैंने आपको बहुत बेस्ट तरीक़ों से बताया था,
और दूसरी तरफ मैंने आपको कोल इंडिया जो है बड़ी तरीकों से बताया था। तो कोल मंत्रालय और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय आपस में ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए बीते दिनों आपस में हाथ मिलाकर चल दिए हैं। यानी कि आगे जाकर कोल मंत्रालय और नवीनीकरण ऊर्जा हरित ऊर्जा के लिए वर्क करेंगे और इसके अंदर एनएलसी इंडिया और कोल इंडिया और दूसरी कंपनी जो है SCCL जो एक भारत का उपकरण है, तीनों कंपनियां मिलकर ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही हैं सर, ये मैं आपको बता दूं। और करीब 1600 मेगावाट की सौर ऊर्जा पर और 500 मेगावाट की अन्य सौर ऊर्जा पर जो परियोजना है कार्यवंत है। वो इसलिए है कि नेट जीरो जो हम सोच रहे हैं कि इस तरीके से नवीनीकरण ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करके हम कोयले से दूर हो जाएं, उस उपलक्ष्य में कोल इंडिया, एनएलसी इंडिया, SCCL आपस में मिलकर ये चीज़ें कर रहे हैं, जो करीब 1600 मेगावाट की सौर ऊर्जा और दूसरी तरफ 500 मेगावाट की और सौर ऊर्जा की परियोजना जो है कार्यवंत है। और दूसरी तरफ आपको देखना है कि कोल मंत्रालय और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय जो है आपस में हाथ मिलाकर बैठा है। तो कोल इंडिया यहाँ से और एनएलसी इंडिया मजबूती की तरफ है सर, ये मैं आपको बता दूं। देखो सर, अगर हम सोचते हैं कि नवीनीकरण ऊर्जा जो है कोयले को भगा देगा, तो ये भी हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के ऊपर फिर से कोल इंडिया पे हम चर्चा करेंगे। देखने को एक न्यूज़ मिली है मुझे, और उस न्यूज़ में जो चीज़ मुझे दर्शाई जा रही है, मुझे दिख रही है और मैं आपको बताऊंगा, वो है कि 2 दशक तक कोयला जो है नवीनीकरण ऊर्जा से जो बिजली प्राप्त होगी आगे जाकर हो रही है, वो निर्भर नहीं रहेगा। यानी कि कोल इंडिया अपना, यानी कोयला अपना वर्क करता रहेगा और वो बिल्कुल भी नहीं हटेगा। ये जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है जैसे ग्रीन ऊर्जा से, वो टिका रहेगा 2 दशक, और 2 दशक कम नहीं होते सर। 2070 में बिल्कुल कोयला मुक्त बिजली उत्पन्न होगी, वो होगी ग्रीन एनर्जी से। तो यहाँ ये भी समझना है कि आगे के जो लक्ष्य ग्रीन एनर्जी पे हैं। हमारे देश के नेता बड़ी बड़ी बातें हमें बता चुके हैं, और वो ये है कि 2030 तक 50% ग्रीन एनर्जी से, नवीनीकरण ऊर्जा से बिजली प्राप्त होगी 50%, और 50% फिर कोयले से होगी। लेकिन ये जो 2 दशक की चीज़ हमारे सामने आई है, ये आपको समझना है, कहीं भी चीज़ें अब जाने वाली नहीं है। यहाँ से भी ये कोयला जो है मजबूत हुआ है, ये आपको समझना है सर। और 2070 तक बिल्कुल कोयला मुक्त हो जाएगा। चलो 2070 अभी काफ़ी दूर है, और 2 दशक अभी हमें देखने, और उसके अंदर कोयला जो है निर्भर रहेगा, उसके ऊपर बिजली की जो मांग है निर्भर है। तो नवीनीकरण ऊर्जा बिल्कुल भी असर नहीं डाल रही है कोयले पे फिलहाल के लिए 2 दशक तक, ये चीज़ें आपको समझनी है। तो यहाँ से भी कोयला मजबूत होता जा रहा है। कोल इंडिया ने जो अपना लक्ष्य वित्त वर्ष 2024 के लिए करीब 780 मैट्रिक टन का रखा था, उसे कोल इंडिया ने 7 महीने के अंदर ही आधा पूरा कर लिया है सर। 7 महीने में इसने आधा पूरा कर लिया 2024 वित्त वर्ष का। तो यानी कि उत्पादन क्षमता कोल इंडिया की बढ़ती जा रही है। अब आपको समझना है कि कोल इंडिया की इतनी सारी रूपरेखा ग्रीन एनर्जी पे, थर्मल पावर प्लांट के चलते हो, ये आपको समझना है कि रणनीतियां कोल इंडिया पे हमारी मजबूती की तरफ है। बीते दिनों मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताई थी, जिसके अंदर मैंने कहा था कि सरकार जो है, हमारे RK सिंह जी जो है 2024 मार्च तक एक लक्ष्य पकड़ रहे हैं, वो कोयले से बिजली उत्पन्न करने के लिए। और ये वीडियो मैंने आपको बनाकर बताई थी, जिसमें समझाया था कि जितने भी भारत के थर्मल प्लांट हैं उनके अंदर सरकार शक्ति दिखाएगी और अपनी पूरी क्षमता से चलाने के लिए, और बची हुई बिजली को एक्सचेंज में बेचने के लिए बाध्य करेगी। तो यहाँ से क्या होगा, जब कोयले से कोई प्लांट चलेगा तो कोयले की डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो वो किससे लेंगे सर? कोल इंडिया से। भारत का सबसे बड़ा खनन उत्पादन है। तो ये एनालाइज मैंने आपके लिए बीते 10 दिन के अंदर बनाई थी, और जितनी भी रूपरेखा मैं कोयले पे आपके लिए ग्रीन एनर्जी पे बना रहा हूँ वो कंटिन्यू बना रहा हूँ, चाहे उसके अंदर REC हो, PFC हो, कि इस तरीके के शेयरों के बारे में मैंने आपको पहले ही रणनीतियों के अनुसार बताया, और रणनीतियाँ वर्क करती हैं सर। और यहाँ किसी को मैं खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। तो सर ब्रोकरेज फर्म जेफरीज जो है
एक कोल इंडिया पे एक अपनी पॉजिटिव संकेत डालकर चले गए, और वो ऐसा संकेत है जो कोल इंडिया को वो बाय की रेटिंग दे रहे हैं। इससे पहले कोल इंडिया पर उन्होंने अपनी रेटिंग जो है होल्ड की दी थी, उसको अपग्रेड करके अब बाय की रेटिंग और 400 लक्ष्य की तरफ बढ़ने की उम्मीद के साथ बाय की रेटिंग दी। तो 400 रुपए के टारगेट कोल इंडिया के भी आ रहे हैं। जेफरीज जो है एक जाना माना ब्रोकरेज फर्म है और अपनी एनालाइज के थ्रू वो जाना जाता है। ध्यान रखना सर, भारत की कोयले की डिमांड बढ़ रही है, बिजली की डिमांड बढ़ रही है, तो वहाँ पर कोयला इम्पोर्टेंट है। 2 दशक से पहले कहीं हिलने वाला नहीं है, इम्पोर्टेंट है। और अगर हिल भी गया तो ग्रीन एनर्जी की तरफ पहले ही इसने अपने पंखों को उजागर कर रखा है। तो ये वाली एनालाइज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझनी है। देखो सर, कोल इंडिया के ऊपर मैं बीते दिनों जो निगेटिव चीज़ें आई कि अंदर के कर्मचारी, एक तो हड़ताल, दूसरी तरफ वेतन वृद्धि की चीज़ें, जबकि कोई भी कंपनी के कर्मचारी वेतन वृद्धि की चीज़ों के साथ उलझते हैं तो कहीं ना कहीं जो मुनाफा होता है फिर वो वृद्धि जो वेतन हो रही है उसमें चला जाता है। ध्यान रखने वाली बात। और ई नीलामी जो की गई थी उसके अंदर मूल्य जो है, कीमत जो है बड़ी नहीं है, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें प्रभाव जो है कंपनी पहले ही झेल चुकी है। ये जेफरीज कह रहे हैं सर, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो हमें तो उसकी एनालाइज करनी है। तो इन सारी रूपरेखाओं से कोल इंडिया बेस्ट है, रखने वाला शेयर है। गिरता है तो अच्छे शेयरों को गिरना भी लाजमी है, ताकि हम जैसे लोग फिर से इसके ऊपर चढ़ सकें। ध्यान रखने वाली, जब शेयर गिरेगा नहीं तो दूसरे व्यक्ति का मन कैसे बनेगा। तो एनालाइज करने वाली चीज़ें हम सबको आनी चाहिए सर। इस तरीके की एनालाइज मैं कहता हूँ कि सबको आए और हम कभी भी टारगेट वाली चीज़ों में ना गुमराह हों। तो जेफरीज ने 400 रुपये का टारगेट कोल इंडिया में दे दिया। होल्ड की रेटिंग जो पहले थी उसे अपग्रेड करके और बाय की रेटिंग उन्होंने दे दी, जो एक पॉजिटिव संकेत है। 2 दशक तक कोयला निर्भर ही रहेगा, काम करता रहेगा। और बिजली जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी से उत्पन्न होती है, नेता लोग हमारे कह चुके हैं कि 50% वो जो ग्रीन एनर्जी है वो 2030 तक 50% हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी आपको समझना है कि ग्रीन एनर्जी का भी वजूद जाएगा नहीं। लेकिन 2070 तक पूर्णतः जब कोयला ख़त्म हो जाएगा तो 2 दशक तक तो कोयले पर हमें विशेष ध्यान देना है। और ये तो कंपनी पहले ही ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है और अपने जो टारगेट ये रखता है कि भाई कितना उत्पादन करना है, उसके ऊपर ये परफेक्ट चलता जा रहा है। और इससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अपनी हर एक चीज़ को डिजिटलकरण भी कर रहा है। तो कोयला कहीं जाने वाला नहीं। और कोल इंडिया जो हमारे देश की बड़ी खनन कंपनी, विश्वास तो हमें होगा। इसी तरीके से मैंने एनटीपीसी की भी आपके लिए एनालाइज कर चुका हूँ, एनएलसी इंडिया की भी एनालाइज कर चुका हूँ, वो भी आपको समझनी है। तो समझने वाली बातों के साथ इस चैनल में आपको अब बात करेंगे यस बैंक। और यस बैंक की तेजी आज फिर बरकरार। आपको यस बैंक के ऊपर पहले ही एक व्यू अपना दे दिया था और कहा था कि ये पॉजिटिव संकेतों के साथ रहेगा और इससे जुड़े हुए बैंक जब भी इसके अंदर निकलेंगे वो इसके ऊपर इफेक्ट नेगेटिव डालेंगे। ये कहीं हमें लिखना है। अभी इसकी तेजी, अब हम इसकी एनालाइज उस द्वारा करेंगे जो ब्रोकरेज फर्म अपनी एनालिसिस के थ्रू यस बैंक को अब देख रहे हैं। सबसे पहले एक बात समझो कि काफ़ी महीनों से यस बैंक एक ही जगह घूम रहा था, काफ़ी महीनों से। अब ऐसा तो हो नहीं सकता सर, काफ़ी महीनों से एक शेयर एक ही जगह घूमे और वो एक ही जगह घूमता रहे सालों सालों, ऐसा तो होगा नहीं। कभी ना कभी तो वो नीचे भी जा सकता है और कभी ना कभी वो ऊपर भी जा सकता है। तो अभी तो इसके चार्ट पैटर्न को देखकर ये बुलंदी जा रहा है 21, 22, 23 के लिए, ये तो दर्शाई जा रहा है और दिख भी रहा है। पर हमें समझना है कि काफ़ी महीनों से ये एक जगह टहल रहा, तो ये लाजमी ये तेज़ी आनी ही थी। ये तो कोई भी बच्चा बता देगा, ये तो आनी है। जब इतने महीनों से एक ही जगह टहल रहा है तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए या तो ये नीचे की तरफ ट्रेंड दिखाएगा या ऊपर की तरफ। अब इसने ट्रेंड दिखा दिया अब का, और वो ये है कि काफ़ी दिनों से ये एक ही जगह टहल रहा था। भाई सारी चीज़ें भाग गई, ये नहीं भाग रहा था। अब इसके अंदर जो ब्रोकरेज फर्म वाले हैं इसके अंदर अपनी एक एनालाइज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि अब ये शेयर 22 रुपये तक भी जा सकता है।
और अगर ये इसका स्टॉप लॉस हमें 18 लगाना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले कह रहे हैं और एक दूसरे ब्रोकरेज फर्म वाले कह रहे हैं अगर ये शेयर 22 से ऊपर निकला तो ये फिर अब 25 के भी टारगेट दिखा सकता है। तो 25 के टारगेट जो हैं बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले कह रहे हैं, पर मैं आपको फिर बता दूं मेरा माध्यम है तेजी, और तेजी में हम ये नहीं कह सकते कि शेयर 22 में जाएगा, 23 में जाएगा, 24 में जाएगा। हमें संकेत दिख रहे हैं तेजी के, और दूसरी तरफ लाजमी संकेत एक निगेटिव भी है, वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। देखो सर, यस बैंक से अब जो इतनी तेजी है, लाजमी वो तेजी एक मायने है रखती है, क्योंकि यस बैंक ने जो अपने एनपीए, जो अपने बैड लोन जेसी फ्लावर को दिए थे, तो उसके अंदर से उनको 120 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। और लाजमी अच्छा है, क्योंकि जो भी बैड लोन के लिए वर्क यस बैंक और जेसी फ्लावर ने किया है, एक तरह से वो मरा वही पैसा था कि भाई किस तरीके से वापस आएगा, तभी तो जेसी फ्लावर को सिलेक्ट किया। अब उसके अंदर किरण दिख गई कि 120 करोड़ रुपए यस बैंक को मिले, तो ये वो तेजी है। तो लाजमी ये गुड न्यूज है। बहुत से लोग कहेंगे सर 120 करोड़ ही तो वापस आए हैं। सर 120 करोड़ हो या 1200 करोड़ हो, बात ये है कि इनका एनपीए का पैसा वापस आया है, ये समझो। हमें ये नहीं समझना है कि 2 करोड़ 200 300, हमें समझना है कि ये जो बैड लोन था उसका पैसा वापस आया है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव संकेत है यस बैंक के अंदर। और यस बैंक में अंदर ज़्यादा समझने का नहीं, प्रशांत कुमार जी की रणनीतियों पे हमें चलना है। आगे की रणनीतियाँ बहुत इसके अंदर बैड भी जुड़ी हैं और आगे की रणनीतियाँ इसके प्रॉफिट से गुड भी जुड़ी हैं। तो दोनों की चीज़ों के साथ यस बैंक का शेयर आगे चलना है। और मैंने आपको फिर कहा कि अगर किसी शेयर को मल्टी बैगर समझना है तो एक अपना प्राइस सेलेक्ट कर लो कि यस बैंक 50 पर मुझे देखना है, तभी जाकर ये आपको 500 पे मिलेगा। क्योंकि 50 पे तो तभी जाएगा ना जब ये 25 को पार करेगा, और 500 में तभी जाएगा जब ये 50 को पार करेगा। तो ज़्यादा उलझने वाली चीज़ों के साथ किसी भी शेयर के साथ मत आओ। देखो सर, हम क्या है, हम जितने भी लोग हैं, हम सोचते हैं कि हमारा शेयर खरीदते हमें प्रॉफिट दे दे और हम बस आज खरीदें कल बेच कर निकल जाएं। देखो सर, एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 3 बार नहीं हो सकता इस तरीके से। फिर उसके अंदर जो हमारे लॉस आते हैं फिर उसको हमें झेलना है। तो झेलने की शक्ति पहले, सबसे पहले हमें पैदा करनी पड़ेगी। और अगर हमारे अंदर किसी लॉस को रखने की शक्ति ही नहीं है, मैं लिख कर दे दूं सर, हम जल्दी से जल्दी शेयर मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो ध्यान ये रखना है कि लॉस तो कभी बुक नहीं करना हमें, और अच्छे शेयरों में। यानी कि हमने पेनी स्टॉक पकड़ लिया जब हम लॉस नहीं बुक कर रहे उसके अंदर, मैं अच्छे शेयरों की बात कर रहा हूँ। अब हम कोल इंडिया से तो अपना लॉस बुक नहीं कर सकते सर, HFCL से अपना लॉस बुक नहीं कर सकते, मैं आपको बता दूँ। SBI, HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इन चीज़ों में रणनीति बनती है। टाटा स्टील हो गया, वेदांता हो गया, अडानी ग्रीन हो गया, अगर इन चीज़ों से हम लॉस बुक कर रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर हम कुछ सीख रहे हैं। बड़े शेयरों से कभी हमें लॉस नहीं बुक करना, वहाँ हमें एवरेज की टाइम देखना है कि कब हमें करना है वो एवरेज। फंसने को तो लोग 800-800 रुपये में अडानी विल्मर में फंस गए और आधे तो लॉस बुक करके निकल गए होंगे। तो क्या अडानी विल्मर का शेयर अब ऊपर जाएगा ही नहीं? जाएगा, वो अपनी स्थितियों के अनुसार कभी ना कभी ऊपर जाएगा। तो शेयर लेने से पहले बहुत सारी रणनीति आपको बनानी चाहिए। तो यस बैंक का जो 120 करोड़ रुपए इसको मिले, बहुत पॉजिटिव संकेत के साथ ये चीज़ है। ये मत सोचो कि 120 करोड़, ये सोचना है कि वो लोन का पैसा वापस मिला जो एक डूबने की कगार में था, तो वो एक पॉजिटिव संकेत है। बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले अब इसके 22 और 25 के टारगेट दे रहे हैं, और काफ़ी महीनों से एक ही जगह टहलने के बाद इसने अप ट्रेंड दिखाया है। तो क्यों ये शेयर अब नीचे रहेगा? बाकी शेयर भी तो भागे हैं, तो वहाँ पर अपनी प्रॉफिट की मंशा भी हमें आगे बनाने की चीज़ें आएंगी, और वो अब देखना है कि ये किस तरीके से हमारी चीज़ों को अच्छा करता है। तो GMR एयरपोर्ट 3200 करोड़ रुपए जुटा रहा है अपने विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के लिए। तो ये भी एक इसके लिए अपने काम को बढ़ाने के लिए रणनीति है, इसे आपको समझना पड़ेगा। 2 दशक तक कोयला बना रहेगा, 2070 तक कोयला मुक्त करने का लक्ष्य हमारे इंडिया का है। और हमारे नेतागण जो कह रहे थे कि 50% 2030 तक ग्रीन एनर्जी से
ऊर्जा उत्पन्न होगी और 50% कोयले से होगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से डिमांड अब बिजली की बढ़ रही है, तो उसके अंदर जिस तरीके से लगातार थर्मल पावर जलाए जाएंगे, तो वो एक संकेत पावर के शेयरों में है। मैंने आपको पहले ही बता दी थी ये चीज़ कि आने वाले दिनों में पावर के शेयरों में तेज़ी के संकेत मिलेंगे, क्योंकि 2024 मार्च तक लगातार क्षमता के साथ अपने पावर को कोयले से जलाने वाली चीज़ों के साथ बिजली उत्पन्न करनी है। तो ये क्या चीज़ दर्शा रहा था कि जितने भी छोटे मोटे शेयर होंगे भागेंगे, चेक कर लो सर। तो ये हमें आपकी रणनीति आपको समझनी पड़ेगी। और कोल इंडिया और एनएलसी इंडिया और एससीसीएल जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ये भी आपको रणनीति समझकर चलनी पड़ेगी। जेफरीज ने 400 के टारगेट होल्ड से हटाकर बाय के टारगेट जो उन्होंने कर दिए, ये भी एक बेस्ट न्यूज़ है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है। अपनी एनालाइज पर वर्क करना है और न्यूज को जानना है, और जिस भी कंपनी के ऊपर हम अपने व्यू बना रहे हैं, उसके शेयर को लेना चाह रहे हैं, उसकी हर एक रणनीति को समझो। और दूसरा देखो कि सरकार क्या रणनीतियां अपने देश के लिए बना रही हैं, तो वहां से आपको व्यू मिलेंगे। तो सर चिट्ठी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।